Good evening, everyone, and we are back with another episode of Patient Education Series by HCH. Very privileged to have with us Dr. Rajiv Parekh today. Dr. Rajiv Parekh chairs the Institute of Peripheral Vascular and Endovascular Services at Medanta, the Medicity. It is one of the biggest independent vascular surgery departments in the country. Sir is an alumnus of Maulana Azad Medical College, where he did his MBBS and MS also. Post that, he did his fellowship in vascular surgery from Royal College of Surgeons, United Kingdom, where he also served for 4 years. On his return in 1990, he established country's first independent department of vascular surgery in the most prestigious Sir Gangaram Hospital in Delhi, where he also honed many such more vascular surgeons by introducing the prestigious DNB program there. In 2007, Sir was the secretary and later the vice president of the International Society of Vascular Surgery, which is headquartered in the New York, United States. Presently, Sir is very well known, one of the topmost clinician in the country for the treatment of leg ulcers, peripheral arterial diseases, stroke, gangrene, aortic and thoracic aneurysms, and limb-threatening trauma at Medanta, the Medicity in NCR. I welcome you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you for the opportunity to interact with you and the audience. I think it's a great initiative which you've taken on. And I think there is a huge unmet need which is existing, which is something that obviously you are trying to fill in. So congratulations and thank you very much for getting me on. So, sir, my first question, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि I will go to the topic of varicose veins and the education about it. But पहली चीज मैं ये जानना चाहूँगा, सर, vascular surgeon करता क्या है? Because this is a very rare thing in our country. So let's start with that what is vascular surgery and what is the domain? For a common public, जिनको सिर्फ surgeon पता होता है, तो vascular surgeon क्या करता है, सर? ये एक्चुअली क्या है कि सारी बॉडी में एक चीज कॉमन है, सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे बॉडी के ऑर्गन्स में, और वो है ब्लड वेसल्स, खून की नसें. खून की नसें जो हैं, दे आर द कॉमनेस्ट एंड द ओनली इंटरलिंकिंग दिस थिंग. क्योंकि अगर कोई चीज ब्रेन और हमारे टोज को कनेक्ट करता है, वो हमारी ब्लड वेसल्स, और कोई चीज कनेक्ट नहीं करती, सिर्फ ब्लड और वो करते हैं. तो हमारी बॉडी में 170 किलोमीटर लंबी ब्लड वेसल्स बिछी हुई हैं. जैसे कोई हमारी जो इंडिया का जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है, उस तरह का एक नेटवर्क हमारी बॉडी में, सब लोगों के नेटवर्क बॉडी में एक वो नेटवर्क होता है जिसमें ये सारी ब्लड वेसल्स चलती रहती है. तो जाहिर है कि ये नसें अगर चलेंगी तो खराब भी होंगी, बंद भी होंगी, फटेंगी भी, फूलेंगी भी, टूटेंगी भी और इन्वॉल्व भी होंगी. तो इन खून की नसों का इलाज करना फॉर एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, वेदर दे गेट ब्लॉक्ड और वेदर दे गेट डायलेटेड और बिगर और दे गेट इंजर्ड ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, अगर ऐसा कुछ भी होता है, इन सब खून की नसों का इलाज करने का काम वैस्कुलर सर्जन का है. सो दिस इज वैस्कुलर सर्जरी. ये अभी तक अगर आप देखेंगे, अगर आप गूगल करेंगे तो आप चेक करेंगे कि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम सेंटर्स हैं वैस्कुलर सर्जरी के. इवन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो हमारा सबसे बड़ा मेक्का ऑफ मेडिसिन मान लीजिए, इंडिया में सबसे बड़ी टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट नहीं है आज भी. ये जो वैस्कुलर सर्जरी जो हम करते हैं, ये एक डिपार्टमेंट CTVS डिपार्टमेंट माना जाता है, विच इज कॉल्ड कार्डियो थोरैसिक वैस्कुलर सर्जरी, जिसमें कि कार्डियक सर्जन जो हार्ट का बाईपास करते हैं, जो उसमें पूरे दिन लगे रहते हैं, उसके बाद अगर उनको कभी दोपहर शाम को कोई टाइम मिलता है तो फिर वो वैस्कुलर सर्जरी भी कर लेते हैं. तो इस चीज की वजह से ये वैस्कुलर सर्जरी एक बहुत नेग्लेक्टेड टॉपिक रहा है हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, हमारे हॉस्पिटल्स में. लेकिन अब पिछले 15 साल में जब से ये DNB प्रोग्राम हमने शुरू किया है, तब से इसको काफी इंपॉर्टेंस मिली है. और जो इसकी रेलेवेंट जगह है, जो इसकी प्लेस है, जो होनी चाहिए मेडिकल स्पेशलिटीज, सुपर स्पेशलिटीज में, अब वो धीरे धीरे उसको कायम हो रही है. Great, sir. Thanks for that insight, sir. But the topic of today, sir, जिस पे हम अपने viewers को, हमारे audience को aware करना चाहते हैं, is something which is called varicose veins.
और जब मैं वेरिकोज वेन्स के बारे में सोचता हूँ, और जब मैंने एज यू सेड एमबीबीएस टाइम में पढ़ा था, तो हमें वेरिकोज वेन्स बताए गए थे या तो पुलिस और आर्मी वाले जो लॉन्ग खड़े रहते हैं उनमें ऐसे हो जाते हैं, या बूढ़े लोगों में हो जाते हैं, और कई बार तो हमने सुना था कि जो डॉक्टर कॉन्टिन्यूसली इमरजेंसी ड्यूटीज करते हैं उनमें भी हो जाते हैं. सो दैट इज माई पिक्चर ऑफ वेरिकोज वेन्स सर. सर आप बता सकते हैं कि व्हाट इज वेरिकोज वेन्स एंड हाउ डज इट हैपन, होता क्या है इसमें? देखिए ऐसा है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर में दो किस्म की नसें होती हैं. एक से खून हार्ट से निकल के सारी बॉडी में फैलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक वापस उस डिस्ट्रीब्यूटेड खून को जो यूज हो चुका होता है उसको वापस हार्ट में लाते हैं, लंग्स में लाते हैं प्यूरिफिकेशन के. तो पहले आर्टरीज में खून जाता है और वेन से वापस हार्ट की तरफ आता है. तो दो किस्म की अलग अलग नसें हैं. ये जो हमारे हाथों में जो नसें दिखती हैं वो वेन्स होती हैं, वो आर्टरीज नहीं होती. आर्टरी दिखती नहीं है, आर्टरीज बहुत डीप होती हैं. वेन्स जो होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं, जो हमें आपको दिखती हैं. तो ये जो वेन्स होती हैं, ये इनके थ्रू वो जो खराब खून होता है, जो मतलब जो यूज्ड अप खून होता है, वो वापस आता है हार्ट की तरफ. अब समझने वाली बात यह है कि हार्ट से खून पैरों में जाता है, पैरों से खून हार्ट में जाता है, तभी खून का सर्कुलेशन होता है. उसके लिए जरूरी है कि जितना खून नीचे जाए वो वापस ऊपर आना चाहिए. अगर किसी कारण से वो खून सारा वापस ऊपर नहीं आ सकता तो वो खून पैरों में ही रुक जाता है, और जब पैरों में रुकता है तो पैरों की खून की नसों में वो खून खड़ा होना शुरू हो जाता है. जब वो खून खड़ा होता है तो वो नसें धीरे 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 फूलनी शुरू हो जाती हैं, जिनको आप वेरिकोज वेन्स कहते हैं. तो वेरिकोज वेन्स वो नसें हैं जिनमें खून खड़ा होने से वो फूल गई हैं, फैल गई हैं, बड़ी हो गई हैं, चौड़ी हो गई हैं. वो इतनी डायलेट हो जाती हैं कि जिसकी वजह से वो सारी इतनी प्रोमिनेंट हो जाती हैं कि वो स्किन से बाहर चमकने लग जाती हैं, दिखने लग जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं. इनको वेरिकोज वेन्स कहा जाता है. अब आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस वाले, हेयर ड्रेसर्स, बार्बर्स, टीचर्स, आर्मी पीपल, डॉक्टर्स जो सारे दिन खड़े रहते हैं, या जो भी इंसान सारे दिन खड़ा रहता है, उसमें मैं आपको एक आदमी और आज की तारीख में, आज की जनरेशन में एक आदमी और ऐड कर दूं, कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग जो सारे दिन पैर नीचे लटका के बैठे रहते हैं, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे. आजकल वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, सब लोग पैर नीचे लटका के बैठे रहते हैं. तो जब ये पैर नीचे लटका के बैठते हैं तो सारा का सारा खून जो पैरों में आता है वो वापस ऊपर चढ़ नहीं पाता और नसों में फूलता रहता है. तो ये वेरिकोज वेन्स और भी ज्यादा हो जाती हैं बैठे रहने से, ना चलने से, कम चलने से, पैर नीचे लटका के बैठने से. तो ये जब ग्रेविटी की वजह से जब खून नीचे जाता है और वो वापस ऊपर चढ़ नहीं पाता, तो इसलिए इन नसों में ये खून भर जाता है और वो फिर फूल के वेरिकोज वेन्स के रूप में आपको दिखाई देता है. इससे सर पहली चीज तो सर ये होता क्यों है? बिकॉज अगर नसें हमारी ढंग से काम कर रही हैं, और जैसा हमने पहले पढ़ा था कि नसों में वैल्व होते हैं, जो कि वैल्व अगर ढंग से काम कर रहे हैं तो खून तो नीचे जाने के बाद भी वापस हार्ट में आना चाहिए प्यूरिफिकेशन के लिए. तो ये जो पूलिंग ऑफ ब्लड है सर, ये खून इकट्ठा होता क्यों है? एंड व्हेन, और उससे उससे क्या सिम्टम्स होते हैं, तकलीफ क्या होती है इंसान को? देखिए ऐसा है कि फिर एक समझने वाली बात मैं आपसे एक क्वेश्चन के रूप में मैं पूछूंगा, मतलब बताऊंगा कि हार्ट से जो खून पैरों में गया, अब उसको वापस चढ़ना है 5 फुट ऊपर. 5-5.5 फुट का आदमी होता है, तो उसको पंजे से सारे खून को अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज को उठना मुमकिन नहीं है. कोई चीज, नीचे पड़ी हुई चीज अपने आप कभी नहीं उठती. दो चीजों से उठती है, या तो उसको कोई सक्शन करके खींचे, या नीचे से पंप लगा के उसको ऊपर पंप करे. तो जो हमारा ब्लड हमारी उंगलियों में, हमारे मतलब पंजे में, पैर में आ जाता है, वो ऊपर कैसे चढ़ता है, ये सब लोगों को सोचना है कि कैसे चढ़ता है. वो कैसे चढ़ता है वो मैं बताता हूं आपको. हमारी जो काफ मसल्स हैं, जो पिंडलियां हैं, उन काफ मसल्स में जब वो हम चलते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं तब उससे एक पंप की तरह से खून नीचे से ऊपर जाता है. इसको काफ मसल पंप कहा जाता है. तो जो लोग चलते नहीं, चल सकते नहीं, चलने की कोशिश नहीं करते, सारे दिन बैठे रहते हैं, सारे दिन खड़े रहते हैं, पैर नीचे लटका के बैठे रहते हैं,
या कोई कारण, कोई मेडिकल रीजंस की वजह से उठना बैठना चलना अलाउड नहीं है, पैर लटके हुए हैं, उनकी पैरों की मसल्स काम नहीं कर रही, तो उनके पैरों में खून तो नीचे जाके खड़ा होगा। ये 100% गारंटीड है, क्योंकि जो खून अगर ऊपर नहीं चढ़ पाएगा तो वो नीचे रहेगा। हार्ट का काम है खून नीचे फेंकना, उससे वापस उल्टा खून नहीं आ सकता। वापस ऊपर आने के लिए आपकी काफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये नसें, खून जो खून है वो खून नसों में भरा रहता है और उसके कारण ये स्वेलिंग बढ़ती रहती है। जब स्वेलिंग आती है, कोई भी चीज को अगर किसी चीज में ज्यादा प्रेशर बनेगा तो वो खिंचाव पड़ेगा। जब खिंचाव होगा तो क्या होगा? दर्द होगा। पहले डिस्टेंशन, पहले डिस्कंफर्ट, फिर उसके बाद में भारीपन, फिर उसके बाद में खिंचाव, उसके बाद में दर्द, उसके बाद में वो नसें और ज्यादा फूलने से कभी भी फट सकती हैं और नसों से ब्लीडिंग हो सकती है। स्किन के नीचे अगर नसें फट जाती हैं तो पैर काले काले हो जाते हैं। जो ब्लड स्किन के नीचे आ जाता है, उससे वो कालापन जब आता है उसमें फिर बहुत खुजली होती है, क्योंकि ब्लड आ जाता है स्किन के नीचे, और वो जब खुजली होती है तो वहां एक्जिमा बन जाता है। फिर वो जख्म, वो मतलब चमड़ी फट जाती है और वहां पर वेरिकोज या वीनस अल्सर्स बन जाते हैं। तो पैर नीचे लटकने से, बैठे रहने से, पैरों में प्रेशर बनने से, नसें फूल जाने से वो फटके और वहां पर जख्म बन जाते हैं। ये वेरिकोज वेन्स के अंजाम हैं जो इवेंचुअली होते हैं अगर हम सही टाइम पे इस वेरिकोज वेन्स का इलाज ना करवा लें। तो सर, मैं जो समझ पाया हूं कि अगर किसी भी रीजन से हम पैरों के मसल की एक्टिविटी को नहीं होने देंगे तो वो खून जो है वापस हार्ट में नहीं आएगा, विच विल लीड टू ऑल द सिम्टम्स व्हिच यू सेड। बट एज अ पेशेंट, व्हेन डू आई सीक मेडिकल अटेंशन? मेरे को कब पता चलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है और अब मुझे बिना टाइम वेस्ट किए एट द राइट मोमेंट, जैसे आपने बोला, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हर एक इंसान का वो होगा कि सुबह उठते समय आपके पैरों में कोई सूजन नहीं है, एंकल्स के पास में कोई सूजन नहीं है, उंगलियां वगैरह सब ठीक है। दिन भर खड़े रहने से, काम करने से, बैठे रहने से, पैर नीचे लटकाने से, या जब हम आके अपने जूतों के मोजे उतारते हैं तो उसका इलास्टिक का निशान तो नहीं पड़ रहा पैरों में, ये देखना है। अगर निशान पड़ रहा है इसका मतलब वहां पर सूजन है जिस पे वो निशान पड़ रहा है। अगर हमारे को विजुअली देखने से लग रहा है कि पैरों में स्वेलिंग है, तो वो स्वेलिंग अगर आ रही है तो वो पहला लक्षण है, फर्स्ट सिम्टम है कि भाई हमारे को वेरिकोज वेन्स की शुरुआत हो रही है। हमारा खून पूरी तरह से ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है, एंड इट इज ऑल स्टैग्नेटिंग और कूलिंग इन द लेग्स, व्हिच इज व्हाई देयर इज दिस डिस्टेंशन एंड द डिस्कम्फर्ट एंड द हैवीनेस। सेकंड सिम्टम जो होता है वो ये है कि जब आपको लगे कि आपके पैर भारी हो रहे हैं, शाम तक पैर थक जाते हैं, पैरों को आपका मन करता है कि या तो पैरों को उठा के हम ऊपर रख लें या कोई पैरों को दबा दे, हम घर पहुंच के चाहें कि कोई हमारे पैर दबा दे। तो इसका मतलब ये है कि दबाने से क्या होता है कि जब आदमी दबाता है, पैर दबाता है, तो जो खून वहां भरा होता है वो खून ऊपर चला जाता है, उससे हमें रिलीफ मिल जाता है। तो ये दो बड़े सिंपल सिम्टम्स हैं जो सबको पता लग सकते हैं। पैरों में देखने से सूजन दिखाई देती है, नंबर 2 पैरों में भारीपन, शाम तक हैवीनेस, जिससे आपको मन करता है कि आप अपनी टांगों को ऊंचा रखें। ऊंचा रखने से जब ग्रेविटी का रिवर्सल होता है तो सारा का सारा खून वापस चला जाता है, पैर हल्के पतले हो जाते हैं, दर्द खत्म हो जाता है। तो ये एक सिंपल डायग्नोसिस है कि भाई आपको वेरिकोज वेन्स या पैरों में खून भरने की शिकायत शुरू हो गई। सर, जैसे और डॉक्टर बताते हैं कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो या किडनी की प्रॉब्लम हो, नीमिया हो, तो उसमें भी पैरों में सूजन आएगा। तो जब एक पेशेंट को ये लगता है कि पैरों में सूजन आ गया है और वो डॉक्टर के पास आता है, तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसको करने से ये कंफर्म हो सकता है कि ये वेरिकोज वेन ही है या कोई और प्रॉब्लम है? देखिए, ऐसा है कि पैरों में सूजन के कई कारण हैं। हम क्योंकि वेरिकोज वेन्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज व्हाई आई वाज टॉकिंग ओनली अबाउट लेग स्वेलिंग बिकॉज ऑफ वेरिकोज वेन्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब जो जो 4 मोस्ट कॉमन चीजें हैं जिससे पैरों में सूजन आती है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो सूजन आएगी पैरों में।
अगर किसी को किडनी फेलियर या किडनी की प्रॉब्लम है तो सूजन आएगी पैरों में। अगर किसी का लिवर फेलियर है, लिवर की प्रॉब्लम है, तो सूजन आएगी पैरों में। और चौथी चीज, अगर किसी के कोई पेट में कोई रसौली या कोई ऐसी मतलब कोई ब्लॉकेज जैसा है जिसके कारण खून पूरी तरह से ऊपर चढ़ नहीं पाता, उसके पैरों में सूजन आएगी। लेकिन इन चारों सिचुएशंस में सबसे कॉमन चीज क्या है कि वो सूजन दोनों पैरों में इक्वल होगी। अगर हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम अगर है तो वो सारी बॉडी को, सारे दोनों पैरों को इक्वली इफेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि एक पैर में ज्यादा सूजन है, एक में कम है। अगर एक में कम है, एक में ज्यादा है, तो वो हार्ट या पैर या किडनी की वजह से नहीं है, उसका कोई ना कोई और कारण है। अगर सिर्फ एक पैर में सूजन है तो वो हार्ट या किडनी या लिवर की वजह से नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई सेंट्रल कॉज है हार्ट, लिवर, किडनी, तो वो दोनों पैरों को इक्वली इफेक्ट करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे पता लगता है कि आपके एक पैर में है, नंबर 1। नंबर 2, अगर सूजन के साथ में आपको ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी नसें दिख रही हैं, तो चांसेस ऑब्वियसली यही है कि आपको वेरिकोज वेन्स की वजह से वो सूजन है, तो वो आपको पता लगता है। और बाकी ऑफ कोर्स आप अपने डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो वो आपका हार्ट का टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम या ईसीजी, ब्लड टेस्ट, आपका यूरिन, ये इसका किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये कराने से आपको काफी हद तक सारी इंफॉर्मेशन ये मिल जाती है। उसके बाद में पैरों में आपके ये वेरिकोज वेन्स है कि नहीं, उसका जो मोस्ट मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है एक कलर डॉपलर एग्जामिनेशन। जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है वैसे पैर की नसों का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको कि कलर डॉपलर बोला जाता है। उससे बैठे हुए, लेटे हुए और सबसे इंपॉर्टेंट खड़े हुए वो डॉपलर होना चाहिए देखने के लिए कि खून ऊपर जा रहा है कि नीचे गिर रहा है। अगर खड़े होने पे खून नीचे गिर रहा है, इसका मतलब आपको वेरिकोज वेन्स हैं। ये आपका जो अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर हैं, अगर वो खुद करेंगे, मोस्ट लाइकली तो खुद ही करेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया है तो आप उनको रिमाइंड कर सकते हैं कि जी मुझे खड़ा कर कर भी मेरी वेरिकोज वेन्स को चेक करिए, ताकि रिवर्स फ्लो, अगर उल्टा दौरा हो रहा है तो मुझे पता लग जाए। तो कलर डॉपलर एग्जामिनेशन एक कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हम वेरिकोज वेन्स को 100% डायग्नोज कर सकते हैं। सर, अगर हमने एक बार इसको डायग्नोज कर लिया तो क्या इस बीमारी की, जैसे जैसे हम बाकी बीमारियों की बोलते हैं कि स्टेजेस होती हैं, क्या इस बीमारी की भी कोई स्टेजेस हैं? और क्या अर्ली स्टेज पे इस बीमारी को पकड़ने से इसका प्रिवेंशन भी हो सकता है कि हो ही ना हमें? देखिए, हर एक चीज की शुरुआत होती है और हर एक चीज का एक अंत होता है, ये तो एक फिक्स्ड है, ये दोनों चीजें तो जरूर होंगी। तो जो शुरुआत है वो शुरुआत मैंने आपको बताई, जब सिर्फ स्वेलिंग आनी शुरू होती है, कोई नसें नहीं दिखती। फिर उसके बाद में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी नसें दिखने लगती हैं, जिनको हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। आपने देखा होगा स्पाइडर के छोटे छोटे टांगों के छोटी छोटी नसें जैसे वो दिखते हैं, जिनको स्पाइडर वेन्स कहा जाता है। वो एक शुरुआत है। उस समय अगर हम कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करें, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट करें तो इस चीज को यहीं का यहीं रोका जा सकता है। फिर उसके बाद में वो जो वेन्स है वो बड़ी होनी शुरू हो जाती है, वो फूलनी शुरू हो जाती है। एक सिंपल टेस्ट में आपको बता दूं, अगर आपको नसें दिख रही हैं तो आंखें बंद करिए और उसको फील करने की कोशिश करिए। फूली हुई नस को आंख बंद करके फील करिए। अगर आंख बंद करके आपको वो नस फील होती है, इसका मतलब वो ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अगर आंख बंद करके वो फील नहीं होती, इसका मतलब वो ज्यादा बड़ी नहीं हुई। तो आपकी अगर नस इतनी बड़ी हो गई है कि वो दिख रही है और हाथ लगाने से आपको वो गांठ की तरह फील हो रही है, तो वो ऑब्वियसली वेरिकोज वेन्स आपको हो चुकी हैं और वो डॉपलर से कंफर्म करा जा सकता है। राइट सर। सो अब सर आपने बताया कि सबसे पहले स्वेलिंग, देन स्पाइडर वेन्स, फिर आप फील कर सकते हैं और फिर आगे जाके अगर नहीं ठीक होता तो अल्सर भी हो सकते हैं क्योंकि ये फट सकती हैं, राइट? सो इसका इलाज इन डिफरेंट स्टेजेस का सर, क्या मेडिकल इलाज है, क्या सर्जिकल इलाज और क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं? जैसे हम जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि इन वेन्स को स्ट्रिप कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हमें पता चला कि ये अल्ट्रासाउंड जैसी रेडिएशन की जैसी चीजों से भी इनको क्लोज किया जा सकता है। सो सर उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, ऐसा है कि जिसको ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब सिर्फ स्वेलिंग होती है तो उस समय एक सिंपल चीज, जब भी आपको मौका मिले आप अपने टांगों को ऊंचा रखिए और मतलब 2 तकिए 3 तकिए आप अपना गद्दा उठाइए, पैरों की साइड का गद्दे के नीचे 2 तकिए रख के भूल जाइए।
रात भर में जो भी दिन भर की स्वेलिंग आई होगी वो रात भर में आपकी सब सारी पूरी निकल जाएगी, मॉर्निंग में बिल्कुल सूजन नहीं मिलेगी। एक सिंपल इलाज है जो आप कर सकते हैं। एक स्पेशल किस्म के मेडिकल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आते हैं जो काफी थोड़े टाइट होते हैं, उनको आपको पहनना है और उनको पहन के चलना है। स्टॉकिंग्स पहन के सोना कभी नहीं, स्टॉकिंग्स पहन के बैठे नहीं रहना है। स्टॉकिंग्स पहन के जितना आप वॉक कर सकते हैं, जितना मूव कर सकते हैं, ताकि वो काफ मसल पंप आपका चलता रहे। तो टांगे ऊंची रखनी, स्टॉकिंग्स पहनना, स्टॉकिंग्स पहन के चलना, इससे आपके जो इनिशियल स्टेज में जब तक वो पूरी लीकेज नहीं होती वेरिकोज वेन्स की, इस चीज से ये सेटल हो सकता है। कुछ मेडिसिन भी आती हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं, एक फ्लैवेनॉइड्स करके दवाइयां मेडिसिन आती हैं, एक कैल्शियम डोबिसिलेट करके दवाई आती है। ये दवाइयां ऐसी हैं, इन दवाइयों के लेने से भी इन नसों को पे इनकी जो नसों की जो टोन होती है वो बढ़ जाती है और वो नसें फूलनी कम हो जाती हैं, जिससे प्रेशर कम पड़ता है और उससे इसमें आराम मिलता है। तो ये दवाइयां भी ली जा सकती हैं जो कि आप लेने से इनका नसों का प्रेशर कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो टांगे ऊंची रखनी, दवाई खानी, स्टॉकिंग पहनना, स्टॉकिंग पहन के वॉक करना, ये सारे मेडिकल मैनेजमेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे अगर नसें पूरी तरह से लीक नहीं कर रही हैं, यानी खून ऊपर चढ़ के वापस नीचे लीक नहीं कर रहा है, तो इन दवाइयों और इन ट्रीटमेंट से इसमें काफी हद तक आराम आ जाता है और ये बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन जब डॉपलर एग्जामिनेशन पे कंफर्म हो जाता है कि आपका सारा खून ऊपर चढ़ के और वापस नीचे लीक कर रहा है, चढ़ के नीचे लीक कर रहा है, तो उस लीकेज को सील करना, बंद करना बहुत जरूरी होता है। जब तक उसको सील नहीं करेंगे तब तक ये चीज ठीक नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने भी मेडिकल कॉलेज में हमें वही पढ़ाया जाता था कि एक चीरा लगाते थे दोनों ग्रॉइंस में, आपकी मतलब जांग के ऊपर चीरा लगा के वहां से उस नस को स्ट्रिप करके खींच के बाहर निकाल लेते थे और उसको हम फिर टांका वगैरह लगा देते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आजकल 99.9% टाइम्स हमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती वेरिकोज वेन्स के लिए। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। जो सबसे पुराना और सबसे अच्छा और सबसे स्टेबल इसमें ट्रीटमेंट है वो एक लेजर ट्रीटमेंट आता है, जिसमें बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी चीरा फाड़ी के, बगैर कोई टांका लगाए, बगैर कोई कट लगाए, एक सिंपल एक सुई लगा के उसके थ्रू एक लेजर फाइबर, एक तार होता है हमारे बाल जितना पतला, उसको अंदर ले जाके उससे अल्ट्रासाउंड करते करते उससे हम वहां पहुंच जाते हैं जहां से लीकेज शुरू होती है और उस लीकेज पॉइंट को हम लेजर से सील कर सकते हैं ताकि लीकेज बंद हो जाए। जब लीकेज बंद हो जाएगी तो ये वेरिकोज वेन सारी की सारी अपने आप बैठ जाती हैं, अपने आप श्रिंक होके खत्म हो जाती हैं। ये है लेजर ट्रीटमेंट, जो कि एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो मैं कम से कम 18 से 20 साल से कर रहा हूँ। बहुत अच्छी नई मशीन्स आ गई हैं, बहुत अच्छे ग्रेड्स आ गए हैं और ये बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी थेरेपी है। लेकिन और फर्दर एडवांसेस में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करके, RFA करके बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसमें भी हम मतलब उसको भी हम करते हैं। उसके साथ में कुछ मशीनों में ये प्रॉब्लम होती है कि उसका जो प्रोब होता है वो 7 सेंटीमीटर लंबा होता है, तो वो नस बहुत ज्यादा मतलब वो जो उसका जो कैथेटर है वो बहुत ज्यादा घूम नहीं सकता, इसलिए वो पूरी तरीके से नसों को बंद नहीं कर सकता। तो इसलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा टॉर्चुअस वेन्स जो होती हैं उनमें इफेक्टिव कम होता है। नंबर 3 एक और ट्रीटमेंट है जिसको ग्लू ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसमें एक बहुत ही स्पेशल किस्म की ग्लू होती है, वो मतलब स्टिकी ग्लू होती है, वो अंदर ले जाके नस के अंदर हम उसको छोड़ते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ते छोड़ते हम एंड तक आ जाते हैं। तो सारी की सारी नस जो है उसमें वो ग्लू से चिपक के बंद हो जाती है और खून नीचे गिरना बंद हो जाता है। एक और आता है मैकेनिकल केमिकल एब्लेशन, मोका के नाम से। उसमें भी नस के अंदर एक किस्म से जख्म बना देते हैं, आपको कोई दर्द नहीं होता, आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि ये सारा ट्रीटमेंट जो है ये लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, बगैर किसी कट, बगैर किसी चीराफाड़ी के, बगैर अस्पताल में दाखिल किए। ये डे केयर प्रोसीजर है और इंश्योरेंस भी इसको कवर करती है, क्योंकि ये चीज एक नॉर्मल ट्रीटमेंट की तरह से है। तो वो जो मोका मैंने आपको बताया, मैकेनिकल केमिकल एब्लेशन, वो लगाने से भी, वो करने से भी हम इन नसों को ट्रीट कर सकते हैं और ये 95% नसें पहली दफा में खत्म हो जाती हैं। फिर हम 1-1.5 महीने बाद फिर पेशेंट को बुलाते हैं,
कुछ नसें बच जाती हैं, कुछ नसें रह जाती हैं, कुछ दिखती हैं वापस। उन नसों में एक स्पेशल किस्म का इंजेक्शन ट्रीटमेंट होता है, एक स्क्लेरोथेरेपी एजेंट होता है जिसको हम उन नसों में इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्शन से वो नसें भी दबा के बंद करी जा सकती हैं। अब एक चीज मैं जरूर अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी कभी किसी को वेरिकोज वेन्स होती हैं और वो जब उसको बताया जाता है कि आपको ये लेजर या कोई ऑपरेशन कराना है, तो वो जब भी अपने किसी फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव्स या किसी से भी डिस्कस करता है तो सबसे पहला रिएक्शन सबका क्या होता है? बिल्कुल मत कराना, फिर हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी वेरिकोज वेन्स, बिल्कुल मत करा। अब ये समझने वाली एक और बात है यहाँ। एक नॉर्मल आदमी जिसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, उसके पैरों में ये नसें फूल गई और वेरिकोज वेन्स बन गई। अगर सिर्फ खड़े रहने या पैर नीचे लटकाने या वेट बढ़ जाने की वजह से नसें फूलती तो सारी दुनिया की वेरिकोज वेन्स होनी चाहिए थी, सबको तो नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को ये एक बॉडी की, अपने शरीर की अंदरूनी कमजोरी, एक इंट्रिंसिक बॉडी वीकनेस समझ लीजिए, वेन्स को फूलने की प्रॉब्लम ये पैदाइशी आपके शरीर में थी, आपके शरीर में आज भी है, और वो तकलीफ सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। उस तकलीफ, उस कमजोरी की वजह से नई नसें बनती हैं। नई नसें इसलिए नहीं बनती कि आपने ऑपरेशन गलत करा लिया या ऑपरेशन कराने से नसें बन गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई ना, ये इसलिए बनती हैं क्योंकि आपके शरीर में वो वीकनेस थी और वो हमेशा रहेगी, उसकी वजह से नई नसें बनती हैं। इसलिए वेरिकोज वेन्स ट्रीटमेंट के बाद भी मेरा, हम सबसे कहते हैं कि कम से कम 1 घंटा रोजाना घड़ी देख के घर के बाहर, पार्क में, बाग में, बगीचे में, कहीं ना कहीं आउटसाइड द होम स्टॉकिंग्स पहन के वॉक करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा काफ मसल पंप चलता रहे, खून का सर्कुलेशन चलता रहे और फर्दर रिकरेंसेस यानी नई नसें बनने के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। थैंक यू सर। बट कोविड टाइम में ये वाला जो 1 घंटा है वो छत पे भी किया जा सकता है? बिल्कुल। और अगर अगर वो घर पे, अगर छत पे नहीं तो ट्रेडमिल पे किया जा सकता है। कुछ काफी लोगों के पास ट्रेडमिल्स भी होती हैं, या कहीं अगर कम्युनिटी ट्रेडमिल्स है कहाँ पर भी है, वहां पर भी जाके किया जा सकता है। और चाहे कोविड टाइम्स भी हो तब भी ऐसा कोई पार्क, ऐसी कोई जगह जहां पर आप वॉक कर सकें, खड़े मत होइए, बातें मत करिए, लेकिन अगर मास्क पहन के आप अगर वॉक करेंगे तो फिर कोविड का ऐसा कोई खतरा भी नहीं। Sir, in the last half an hour, this educational series has reached to more than 1,000 people, sir. Around 200 से ज़्यादा share हो चुके हैं, and at any given point of time, there have been 100 people on Zoom and Facebook who are continuously watching us, sir. There are a few questions जो आए हैं, sir. एक question आया है कि are there any, आपने बिल्कुल सही बोला सर, चाहे आप जिस तरीके से समझा रहे हैं ये इलाज बहुत सिंपल लगते हैं कि हमने वो सिर्फ जाके किसी भी तरीके से उस लीकेज को बंद किया है, लेकिन as you said, when people discuss it with their peers, with their neighbors, with their family, there is a fear. और एक चीज जो निकल के आती है कि are there any home remedies which are beneficial for treatment of varicose veins before the surgery or after the surgery, beyond the exercise which you have told us? देखिए ऐसा है, होम रेमेडीज में सिर्फ यही है कि जब भी लगे कि स्वेलिंग आ रही है, स्वेलिंग को खत्म करिए, बढ़ने मत दीजिए, 2 तकिए लगा के टांगे ऊंची रखिए। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है वेरिकोज वेन्स की, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कहीं ना कहीं नाना नानी, दादा दादी, किसी को भी है, और आपको भी लगता है कि कुछ छोटी छोटी नसें फूलनी शुरू हो गई है, स्वेलिंग शुरू हो गई है, तो मेडिकल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो है वो पहन के 1 घंटा वॉकिंग करना तो शुरू कर ही दीजिए। ये एक सिंपल चीज है जो सब चीजों के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, पैरों के लिए, बॉडी के लिए, डायबिटीज के लिए, सबके लिए वॉकिंग तो एक बहुत अच्छी चीज है। आप वो वॉकिंग के साथ में सिर्फ एक स्टॉकिंग्स पहन के वॉक करिए और आपकी वेरिकोज वेन्स भी वहीं की वहीं कंट्रोल रहेंगी और बढ़ेंगी नहीं। Any role of physiotherapy and rehabilitation, sir, in this? देखिए फिजियोथेरेपी इसमें वही, जो जिस चीज से काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो आपको जिस भी तौर में करनी है, जिस भी तरीके से करनी है, कर लीजिए। वॉक करने से होती हैं, ट्रेडमिल से होती हैं, साइकिलिंग से होती हैं, खड़े होके आपको अपने पैरों को स्टेप अप करने की, स्टेप डाउन में करनी होती हैं, वो आप सब कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी या कोई स्पेसिफिक और कोई एक्सरसाइज जिससे कि ये ऐसा हो, इसका ट्रीटमेंट हो, ऐसा कोई कुछ नहीं है। सिर्फ नॉर्मल अपने स्टॉकिंग्स पहन के और एलिवेट करके टांगों को ऊपर रखें।
सर एक और क्वेश्चन आया है कि प्रेगनेंसी में भी कुछ लेडीज को ये इश्यू आता है, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस जो वेरिकोज वेन्स है, क्या उसका भी सिमिलर इलाज है या प्रेगनेंसी के बाद वो रिवर्स हो जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद में ये वेरिकोज वेन्स एक दफा अगर हो जाती हैं तो वो हमेशा रहती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। कम हो जाती हैं क्योंकि प्रेशर कम पड़ जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, जब बच्चा पेट में होता है तो जो वीनस फ्लो, जो पैरों से खून पैरों से ऊपर जा रहा होता है बॉडी में, वो प्रेशर के कारण पूरी तरह से ऊपर जा नहीं पाता, और उस बच्चे के प्रेशर की वजह से सारा का सारा खून पैरों में नीचे गिरता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज में मोस्टली लोगों, लड़कियों को, लेडीज को स्वेलिंग होती है, क्योंकि पैरों में खून ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। इसीलिए उनको बोला जाता है टांग ऊंची रखो, पैरों को नीचे लटकाओ नहीं, और वो करो, तो वो इसी की वजह से होता है। एक एक्सरसाइज और मैं आपको बता सकता हूँ, बैठे बैठे अपने पैरों को, एंकल्स को, टोज को, ये मूवमेंट, अगर जो ये फ्लिपिंग मूवमेंट्स होती हैं, अगर ये करेंगे, इससे भी काफ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, इससे भी खून जाता है। तो ये चीज प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ज्यादा लेटे लेटे भी अगर ये करेंगी तो इससे भी खून का सर्कुलेशन ऊपर जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज को भी अगर वेरिकोज वेन्स है तो पहले टांगे ऊंची करके फिर उनको भी स्टॉकिंग्स, मेडिकल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स अपने साइज के, अपने नाप के पहन लेने चाहिए, और उनको ही पहन के वॉक करना चाहिए, और वो मतलब एक्टिविटीज करनी चाहिए। प्रेगनेंसी डिलीवरी तो इसके दौरान जैसे तैसे आपको स्टॉकिंग्स वगैरह पहन के टांग ऊंची करके कवर कर लेनी चाहिए। डिलीवरी होने के 2 हफ्ते के बाद ये वेरिकोज वेन्स जितनी खत्म होनी होंगी हो चुकी है। अगर वेरिकोज वेन्स 1 महीने के बाद, डिलीवरी के 1 महीने बाद भी अच्छी खासी दिख रही हैं, ये वेरिकोज वेन्स जिंदगी भर खत्म नहीं होंगी जब तक इनका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसीलिए लेडीज को वेरिकोज वेन्स बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद में इन नसों पे इतना प्रेशर पड़ता है कि वो ज्यादा फूल जाती है, और एक दफा कोई चीज अगर फूल जाएगी वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होके वापस सुकड़ती नहीं है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान में ये अपने स्टॉकिंग्स पहन के वॉक करते रहें, और जितनी भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं फ्लैपिंग की, वो आप करें, जिससे कि इसमें जितना भी कंट्रोल हो सकता है उतना हो जाए। और अगर 1 महीने बाद ये नहीं ठीक होता है तो फिर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, फिर राइट सर? आपको वापस अपना एक डॉपलर, कलर डॉपलर जो मैंने बताया था वो कराइए, उसमें कंफर्म हो जाएगा कि वेरिकोज वेन्स लीकेज की वजह से हो रही है कि नहीं, और अगर हो रही है तो फिर आपको अपना ट्रीटमेंट इसका करा लेना चाहिए। नहीं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फर्स्ट प्रेगनेंसी से ज्यादा बड़ी वेरिकोज वेन्स हो जाएंगी, और फटने का चांस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नसें इतनी बड़ी हो चुकी होंगी कि कभी भी फट सकती है। सर जो अल्सर बन जाते हैं ड्यू टू वेरिकोज वेन, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? देखिए, अल्सर इसीलिए बनता है क्योंकि वहां पे नसों की स्वेलिंग होती है। नसों की स्वेलिंग की वजह से वो एरिया के नीचे, वहां पे चमड़ी के नीचे स्वेलिंग होती है। जब स्वेलिंग आती है तो चमड़ी खिंचती है, चमड़ी खिंचती है, और खिंचते खिंचते वो चमड़ी एक दिन फट जाती है और जख्म बन जाता है, अल्सर बन जाता है। तो इसको रिवर्स करने के लिए आपको अपनी टांगे ऊंची रख के उंगलियों से शुरू करके एक क्रेप बैंडेज, बहुत टाइट क्रेप बैंडेज आपको बांधनी चाहिए उस जख्म के ऊपर, ताकि वहां की सूजन कम हो। जब सूजन कम होगी तब चमड़ी पास आएगी, तब वो जख्म भरेगा। तो टांग ऊंची करके 1 या 2 क्रेप बैंडेजेस अच्छी टाइट बांधने से वहां पर जब प्रेशर पड़ता है तो उससे जख्म भरने में हमें मदद मिलती है। लेकिन अगर वेरिकोज वेन्स हैं और उसकी वजह से अल्सर हुआ है, तो जब तक वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक ये जख्म नहीं भर सकता। तो वो लेजर ट्रीटमेंट या रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट जो हमने आपको बताया, वो कराने के बाद फिर ये क्रेप बैंडेज बांध के जब आप इसको दबाएंगे, नसों को दबाएंगे, तब ये जख्म भर के आपको भर के देगा। सर एनी एज रिलेटेड प्री डिस्पोजिशन है वेरिकोज वेन्स का, कि एल्डरली में ज्यादा होता है या यंगर में ज्यादा होता है? ऐसा कोई एज रिलेटेड है सर? देखिए, ऐसा है, ये शुरुआत तो यंग एज में ही हो जाती है। जिसको प्री डिस्पोजिशन है, फेमिलियल डिस्पोजिशन है, वो विद यंग एज शुरू हो जाता है। एंड एज द एज प्रोग्रेसेस दे ओनली गेट बिगर। सो एज यू ग्रो ओल्डर द वेन्स कीप ऑन बिकमिंग बिगर एंड बिगर, एंड ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ अल्सरेशन, द चांसेस ऑफ clotting of blood in these veins, which is also another very common thing। नसों में क्योंकि खून भर जाता है तो वो नसें क्लॉट हो जाती हैं, वहां से क्लॉट निकल के लंग्स में चले जाते हैं, लंग क्लॉट्स बन जाते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है वेरिकोज वेन्स की। तो ये जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे नसों का प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे नसों का साइज बढ़ता है, तो ये नसें विद एज और खराब ही होती हैं, ठीक नहीं होती। और कुछ लोगों में ये नसें लेट एज में भी ऑब्वियस होती हैं। अगर शुरू में इतनी ज्यादा नहीं दिखती थी,
फिर सडनली जब आपकी मस्कुलर एक्टिविटी कम हुई, आपकी वॉकिंग रिलेटेड एक्टिविटी कम हुई, आपकी लाइफस्टाइल एक्सर्शन कम हुआ, तब आपको ये पैरों में नसें और ज्यादा फूलने शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये बाद में हुई है, लेकिन शुरुआत अगर आप ध्यान से सोचेंगे, देखेंगे, तो नसें यंग एज से शुरू हो जाती हैं। सिर्फ बढ़ने में जो टाइम लगता है, इनमें 25, 30, 35 साल लग जाते हैं बड़ी बड़ी नसें होने में। ये 1-2 दिन में नहीं बनती वैरिकोज वेन्स। सर 2 क्वेश्चन और आए हैं सर, क्विक क्वेश्चंस। सर वी हैव टू वेयर दीज स्टॉकिंग्स फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे? देखिए ऐसा है, सबसे बेस्ट तो ये अगर पूरे पैर में नसें हैं, पूरी ज्यादा फूली हुई है और बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है, तो बेस्ट तो है कि सुबह उठते ही पहने, दिन भर पहने, रात को खोल के सोएं। कभी भी पहन के सोना नहीं है, दिन भर पहने। अगर दिन में आपको 1-1.5-2 घंटा सोना है तो भी पहने रह सकती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर 3-4 घंटे सोना है तो उतार के सोएं। कभी भी सोते समय स्टॉकिंग्स नहीं पहनने, नंबर 1। नंबर 2, ये है मैक्सिमम टाइम जो अगर बेस्ट, अगर सर्दियों में खास करके अगर पहन सकें तो बेस्ट है। लेकिन अगर ये मुश्किल है गर्मी में, ऑब्वियसली दिल्ली की गर्मी में, नॉर्थ इंडिया की गर्मी में सारे दिन स्टॉकिंग्स पहनना बहुत मुश्किल होता है, तो कम से कम 1 घंटा पहन के वॉक करना बहुत जरूरी है। तो आप स्टॉकिंग्स पहने, वॉक पे जाएं, वापस आए और उतार दें। तो मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम थ्रू आउट द वेकिंग आवर्स, जिस टाइम पे आप उठे हुए हैं, जगे हुए हैं, चल फिर। सर आपने इतना एम्फेसिस वॉक पे किया है, डज वॉकिंग हॉल्ट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज? अगर मेरे को स्वेलिंग शुरू हो गई है और मैंने वॉकिंग करना शुरू कर दिया है, तो दैट मीन्स कि मेरा जो डिजीज है वो आगे नहीं बढ़ेगा या उसके बावजूद भी बढ़ सकता है? देखिए ऐसा है कि ये डिजीज बढ़ती है बिकॉज ऑफ अ फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन या हमारी बॉडी की वीकनेस की वजह से। तो ये ग्रेविटी की वजह से बढ़ता है, नॉट बिकॉज ऑफ वॉकिंग और सिटिंग और स्टैंडिंग। ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा, उसकी वजह से ये नसें तो फूलेंगी। लेकिन वॉक करने से अगर हम अपनी काफ मसल्स को अच्छे से एक्टिवेट करके रखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो खून नीचे से अगर ऊपर चढ़ता जाएगा तो इनकी जो सिवियरिटी है, जो बहुत ज्यादा फूलने का वो है, वो कम होगा, नस फटने का रिस्क कम रहेगा, जख्म बनने का रिस्क कम रहेगा। तो प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन सिवियरिटी की रिडक्शन होती है। लेकिन आप सोचें कि आपने सिर्फ वॉक कर लिया तो आपकी वेरिकोज वेन्स जड़ से खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक बॉडी की वीकनेस है। Thank you, sir. Thank you for your precious time. We have been talking for the last 45 minutes now, and it has been a very, I would say, enriching experience for me. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी सर्जरी की क्लास में वापस पहुंच गया हूं, पर इतना अच्छे से वेरिकोज वेन्स मुझे तब भी समझ में नहीं आया था। Thank you so much for your time, sir. Thank you for enlightening our viewers and audience. Thank you so much, sir. Thank you very much. Bye. Thank you, sir.